आपके पास आ रही हूँ राजीव। यहाँ कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, अब लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ सरकार से ज्यादा तो कुर्सी की खींचतान, सत्ता की लड़ाई, वो ज्यादा अंदरूनी राजनीति यहाँ पर भी हावी कांग्रेस पर होती नजर आ रही है। अब इसी तरह की अगर तस्वीर है, अगर 2.5 साल का फॉर्मूला था तो इतनी अस्पष्ट चीजें क्यों सामने आ रही थी? क्यों ये फैसला पहले नहीं लिया गया? अब लिया गया है तो आगे कितना ये कांग्रेस के प्रदर्शन पर, उसके संगठन पर, उसके शासन पर कितना असर डालेगा? देखिए पूजा, मई 2023 में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव हुए थे और 224 सदस्यीय विधानसभा में 135 सीटें जीत करके भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी ने वहां सरकार बनाई थी। और उस समय डीके शिव कुमार, पहले भी आपने उनका देखा होगा कि दिल्ली आलाकमान से उनका रिश्ता बहुत अच्छा रहा है और तमाम बार पार्टी को संकट से उबारने के लिए विधायक अक्सर से आप देखती हैं रिजॉर्ट में कर्नाटक के ही जाते हैं। तो डीके शिव कुमार हमेशा पार्टी के लिए एक संकट मोचक साबित हुए थे और 135 सीटों को जो कांग्रेस को मिली उसमें डीके शिव कुमार की भूमिका बड़ी मानी जाती थी। लेकिन सिद्धारमैया किसी भी पैमाने पर कर्नाटक कांग्रेस के भीतर भी और वैसे भी कर्नाटक में वो एक बड़े नेता हैं सिद्धारमैया। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि अगर आज वो इस्तीफा देते हैं तो वो दूसरे पहली बात तो ये कि लॉन्गेस्ट सर्विंग, सबसे लंबे समय तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड उनका होगा और 5 साल तक उन्होंने, इसके पहले 2013 से 2018 तक उन्होंने 5 साल मुख्यमंत्री वो रहे थे और 3 साल ये, 8 साल उनका मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड और 18 से 23 तक वो विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि विद इन कर्नाटका, विद इन कांग्रेस पार्टी और कर्नाटक के वो सबसे बड़े चेहरे राजनीति के हैं और इसलिए तमाम मशक्कत के बावजूद विधायकों का समर्थन, जन समर्थन भी इस जीत में सिद्धारमैया के साथ था और वही भारी पड़ा और डीके शिव कुमार को संतोष करना पड़ा। सूत्र ऐसा बताते हैं कर्नाटक और कांग्रेस के कि ये फैसला ये हुआ था कि सिद्धारमैया को पहले चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा और 2.5 साल बाद डीके शिव कुमार को बनाया जाएगा। डीके शिव कुमार 2.5 साल पूरा होते ही बेंगलुरु दिल्ली की फ्लाइट लेने लगे थे लगातार और आपने देखा कि पिछले 3-4 महीनों में कितनी बार वो दिल्ली आए। पार्टी ने अब फैसला ये किया है, लोगों ने उनके पार्टी के भीतरी लोग ये बताते हैं कि डीके शिव कुमार का कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनना तय है और जो मंत्री हैं अभी उनमें से भी ज़्यादातर मंत्रियों के चेहरे बदलने की बात है क्योंकि मंत्रियों के प्रति कर्नाटक में जो एंटी इनकम्बेंसी हुई है और निश्चित रूप पर कर्नाटक के किसी भी आदमी से आप बात करेंगे तो आपको इस बात का पता चल जाएगा। तो अब चुनाव 2028 में होने 24 महीने बाकी हैं कर्नाटक में और दक्षिण का एक महत्वपूर्ण स्टेट है कर्नाटक। कर्नाटक कांग्रेस के लिए तेलंगाना, कर्नाटक उधर ही साउथ ही इस वक्त बचा हुआ है। जैसे 77 की जनता पार्टी की लहर में कांग्रेस पार्टी को साउथ ने ही संजीवनी दी थी, तो कर्नाटक उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है, बड़ा स्टेट है और इतनी ज़्यादा बहुमत के साथ जीती हुई सरकार है। तो कांग्रेस की कोशिश है कि मंत्रियों को हटाया जाए, एंटी इनकम्बेंसी को कम किया था। सिद्धारमैया शासनकाल में एक घोटाले का आरोप, वाल्मीकि घोटाला करके वो घोटाले का आरोप भी रहा था। 3 साल उनका कार्यकाल भी हो गया, 78 साल उनकी उम्र भी हो गई। तो इसलिए अब ये फैसला हुआ है कि चुनाव से पहले कम से कम डीके शिव कुमार को अगर चीफ मिनिस्टर बनाया जाना है तो उन्हें अगले चुनाव से 2 साल का वक्त दिया जाना चाहिए। अब जैसा रमन बता रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यसभा का प्रस्ताव दिया है लेकिन शायद सिद्धारमैया उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो आज या कल में दिल्ली आएंगे और अपने सहयोगी, अपने लॉयलिस्ट को मंत्री परिषद में कर्नाटक की जगह दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कि इंटरेस्टिंग बात पूजा मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मध्यावधि चुनाव के लिए कर्नाटक तैयार रहे। तो वैसे में संकेत तो यहाँ जो है बहुत कुछ आगे किसी बड़ी हलचल की तरफ यहाँ दिख ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि यूपी की राजनीति को आप बहुत अच्छे से देखते, परखते और समझते भी हैं राजीव, और अगर कांग्रेस के लिहाज से समझा जाए, क्योंकि दक्षिण में वो जितनी मजबूत दिखती है और यहाँ पर उतनी ही मजबूर दिखती है। देखिए पूजा, एक बात तो ये है, जब जिस स्टेट की आप बात करती हैं कहेंगे कि आप उस स्टेट की राजनीति को अच्छा देखते कोई राजनीति को देखता समझता नहीं। सबका अपना एक आकलन, एक अनुमान और एक
चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है, सबका अलग भी हो सकता है। बहुत से लोग समर्थन भी कर सकते हैं, कई लोग विरोध भी कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कर्नाटक का विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो मैं 1 महीने से ज़्यादा वहाँ रहा था। अभी मध्यावधि चुनाव की कोई आहट होगी तो मेरा बोरिया बिस्तर उधर ही की तरफ चल जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और कर्नाटक में बहुत, साउथ और नॉर्थ की पॉलिटिक्स में अभी बहुत अंतर है। उसको आप कई तरीके से देख सकती हैं। अभी आपने तमिलनाडु में देखा कि एक हीरो ने 40 साल से जो पार्टियां थीं उनको कैसा नेस्त नाबूद करके एक हीरो, और आप कहेंगे बॉलीवुड में इतने बड़े बड़े हीरो हुए, MP बने, लेकिन अपनी कोई साख या अपनी कोई पहचान भारत की राजनीति में, बॉलीवुड के इतने दिग्गज नेता थे, अभिनेता करीब जितने लोकप्रिय अभिनेता महानायक थे वो सब राजनीति में आए, लेकिन राजनीति में वो कुछ नहीं कर पाए। इसी तरह साउथ की राजनीति, वैसे राहुल गांधी को एक बार इस बात के लिए बड़ा ट्रोल किया गया, हालांकि उन्होंने जो बात कही थी उसको दूसरे अर्थों में लिया गया, लेकिन मैं भी ये बात मानता हूं कि साउथ में इश्यूज अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं और लोग अपनी सरकारों को लेकर के ज़्यादा संजीदा और ज़्यादा जागरूक रहते हैं। नहीं तो आप देखिए, अक्सर से ऐसा होता है, आप जगन रेड्डी को जब आंध्रा में बनाया था तो उस जगन रेड्डी ने उससे पहले इतनी पैदल यात्राएं की थी और इतना बड़ा बहुमत दिया, और अगली बार उन्हें बिल्कुल समेट दिया और चंद्रबाबू नायडू को, क्योंकि इलेक्शन से कुछ दिन पहले उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को अरेस्ट करा लिया था इसी बात को लेके कि पॉलिटिकल रिवेंज में चंद्रबाबू नायडू को अरेस्ट करा लिया, और उनके जो भ्रष्टाचार और तमाम चीज़ें आ रही थी तो उसका असर ये हुआ कि उन्होंने तुरंत फैसला किया। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह को तो आप पता है हर चुनाव में कर्नाटक में उन्होंने पूरी जान लगा दी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? बीजेपी का जो रिफ्ट था आपस में, वहाँ के लोगों ने मन बना लिया था कि और ये बहुत पहले से बना लेते हैं, अगर कर्नाटक की जो ये सरकार है, अगर कर्नाटक के लोगों के दिमाग में बात आ गई होगी तो मन बना लिए होंगे कि कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे, अगली बार उखाड़ फेंकेंगे, इसे सबक सिखा के रहेंगे। वहाँ मेरी समझ से, और बड़ा इंटरेस्टिंग मैं ये भी देखता हूँ, अभी धर्म की राजनीति का और जाति की राजनीति तो उधर है, लेकिन फिर भी इश्यूज बेस्ड पॉलिटिक्स वहाँ अभी ज़्यादा है। आप केरल में देख लीजिए, आंध्रा में देख लीजिए, और ये जो लोक लुभावन और रेवड़ियों की बात है, इसका भी कल्चर साउथ में बहुत ज़्यादा और बहुत पहले से रहा है, जो अब नॉर्थ में आने लगा है। लेकिन राजनीति के प्रति जागरूकता दूसरे लेवल की साउथ के स्टेट्स में देखने को तो मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए ठीक है राजीव।